हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया किताब चालू कर रहा हूँ। उसका नाम है आपका सपना किसने चुराया, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम्स। और ये किताब जो है ये मल्टी मिलियनर बर्क हेजेस इन्होंने लिखी है। ये किताब अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर किताब है। हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम का हिंदी अनुवाद है, क्योंकि बहुत से सारे लोगों को इंग्लिश जो है उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। इसके लिए मैं हिंदी में एक किताब पढ़ना चालू कर रहा हूँ दोस्तों। तो लेखक के बारे में हम दो शब्द पढ़ेंगे कि उनके बारे में जो इंट्रोडक्शन चाहिए कि ये किताब किसी के ऊपर है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर है, वो हमको इस किताब में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। इस किताब को बाज़ार में आए हुए पूरे 20 साल बीत चुके हैं और अच्छी खबर तो ये है कि पिछले 20 वर्षों से ये एक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक साबित हुई है। मैंने यह पुस्तक वर्ष 1991 मतलब 1991 में लिखी थी तथा उसी साल के दिसंबर महीने में यह प्रकाशित की गई। बीते वर्षों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। जैसे वर्ष 1990 में इंटरनेट जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करता था। उस समय ईमेल, हाइब्रिड ऑटोमोबाइल, जीपीएस, नेविगेशन, डीवीडी प्लेयर्स, पोलर्स आईडी, सैटेलाइट रेडियो, टीवी, फ्री कॉल्स, प्लाज्मा, एलसीडी, एलईडी, एचडी टीवी, नोटबुक्स, लैपटॉप, MP3 प्लेयर्स, आईपॉड, ब्लैकबेरी, कैम रिकॉर्डर्स, डीजी कैम, पीडीए, वीडियो गेम्स तथा डेबिट कार्ड आदि नहीं हुआ करती थी। होती थी तो बस फैक्स मशीनें, वो भी गिने चुने लोगों के पास। उस समय सेल फोन बहुत महंगा हुआ करते थे। उनमें कैमरे, कैलेंडर, गेम्स, फोन बुक, वॉइस रिकॉर्डिंग तथा भांति भांति की रिंगटोन्स जैसी सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी। वर्ष 1991 में अमेरिका में आयात की तुलना में निर्यात अधिक किया। उस समय चीन और भारत तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी। बर्लिन की दीवार उसी समय ढही थी। सोवियत संघ पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था। पेट्रोल की कीमत $1.04 प्रति गैलन थी। जनरल मोटर्स उस समय विश्व की सबसे बड़ी एवं अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनी थी। विमान सेवाएं आम जनता की पहुंच से दूर हुआ करती थी। उन दिनों शिक्षण शुल्क लगभग सभी की पहुंच से भीतर था। कर्मचारियों को निकाल बाहर करने वाली कंपनियां में लोग निवेश नहीं किया करते थे। उस समय वॉलमार्ट रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान नहीं बेचा करता था। फॉक्स टीवी एकमात्र टीवी चैनल हुआ करता था तथा कुवैत पर इराकी हमले ने उसे समय बड़ी खाड़ी युद्ध को जन्म दिया था। वर्ष 1991 में इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में मैंने कहा था, कुछ लोग के एक बड़े समूह ने हमारे मेहनती हाथों से हमारे सपनों को छीन लिया है, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि वह अब अभी भी घटित हो रहा है। इस पुस्तक का यह पूर्णतः संशोधित संस्करण है, जिसमें बताया गया है कि अपने चोरी हुए सपने को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसीलिए उसका नाम है दोस्तों आपका सपना किसने चुराया। और ये जो किताब है लेखक ने समर्पण किसको की है, मेरे पिता श्री बर्क ओ हेजेस जो तभी चल बसे थे जब मैं बहुत छोटा था, को समर्पित तथा उन सभी स्वतंत्र उद्यमियों आईबीओज को समर्पित जो इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित होंगे। अभी लेखक बोल रहे मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी। कोई भी किताब पढ़ने का कुछ कारण होता है। तो
इनका कारण क्या है देखेंगे दोस्तों। क्या कभी आपका मजाक उड़ाया गया है? क्या कभी आपको गलत ठहराया गया हो? आपकी खिल्लाई उड़ाई गई हो? आप हंसी का पात्र बने हो? आपको अपमानित किया गया हो? और अंततः आप उठ खड़े हुए हो और चिल्ला पड़े हो, बस अब बहुत हुआ। अपने जीवन में मैं कुछ ऐसे ही मोड़ पर आ खड़ा हुआ हूँ। मेरे सब्र का बांध अब टूटा जा रहा है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ ताकि सच्चाई को आपके सामने भी रख सकूं, जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, ताकि आपको बता सकूं कि पारंपरिक व्यवसाय में आपके बने रहने की कितनी संभावनाएं शेष बची है, जो उनमें कम होते जा रहे हैं। लाभांश की दर के चलते वेतन में भारी कटौती कर रहे हैं तथा बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। ध्यान दें, मैंने कहा पारंपरिक व्यवसाय। ठीक इसके विपरीत एक ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर आप खुद के बॉस बन सकते हैं, जिसे हम गैर पारंपरिक व्यवसाय का नाम दे सकते हैं। तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा व्यापार का यह नया तरीका लोगों की न सिर्फ कार्य प्रणाली को संभावित करता है, बल्कि उनके रहन सहन तथा खरीदारी के तौर तरीके में भी परिवर्तन ला रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग अथवा मल्टी लेवल मार्केटिंग MLA के नाम से जाने जाने वाले व्यापार के इस उन्नत तरीके में आप अपने लक्ष्य, काम करने का समय तथा घंटे आदि स्वयं निर्धारित कर सकते हैं तथा पार्ट टाइम में काम करते हुए अच्छी खासी आमदनी का निर्माण कर सकते हैं। क्या यह कोरी कल्पना है या कोई घपला या घोटाला या फिर कोई प्रामाणिक कार्य योजना? आप इस सच्चाई को जानने के पूरे हकदार हैं। यह आपका अधिकार है। इस पुस्तक को पूरा पढ़िए और स्वयं निर्णय लीजिए। अभी इस किताब की इंडेक्स दी है, इसमें लगभग 15 अध्याय दिए गए हैं। अभी इसके बाद आभार व्यक्त किया है ऑथर ने। मैं अपने मित्रों जॉन फॉक तथा स्टीव प्राइस का आभारी हूँ, क्योंकि बिना उसके सहयोग के इस पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था। मेरे 5 बच्चों बर्क जूनियर, नाथन, स्पेंसर, अस्पन तथा एलिना के बहुमूल्य सहयोग का भी मैं आभारी हूँ तथा मेरी माँ मरीजा एवं मेरे सौतेले पिता हार्ले के मुझमें विश्वास के लिए विशेष धन्यवाद। मेरे सहयोगियों कैथरीने ग्लोवर, डेबी कोर्टस, टोनी कोर्टस, सैंडी लॉरेंजन, गेल ब्राउन, जूलिया बुलोज तथा डायना बजालर का भी धन्यवाद। स्वर्गीय टेड वॉन शुलिक तथा डेटॉन का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सहयोग से मुझे एक नई दिशा दिखाई। तो दोस्तों, अभी इस चैप्टर में क्या दिया गया है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं, इसका परिचय पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। अभी एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोल के एक आयरिश नाटककार है तथा वे सामाजिक आलोचक भी है। उन्होंने बोला है, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं गरीब लोगों को लूटकर अपनी जीविका चलाता हूँ। कुछ तो बुरा घटित हुआ। जैसे ही मैंने अपना घर के दरवाजे के ताले में चाबी घुमाई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। किसी अनहोनी के एहसास ने मेरे शरीर में कंपी पैदा कर दी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और हड़बड़ी में अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नज़र दौड़ाई तो मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मैं अपने ही घर में था? कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरे पसीने टूट गए। तभी मेरी नज़र टीवी के नीचे की उस खाली जगह पर पड़ी जहां DVD प्लेयर रखा करता था, लेकिन अब वह गायब था। घबरा कर मैं चिल्लाया, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली थी। हमारा बहुत सारा सामान
नादारद था, यहाँ तक कि मेरे बच्चों का भी सामान। ऐसा यदि काफ़ी आपके साथ हुआ तो आप मेरी स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। उस बुरी घटना को मैं आज तक भुला नहीं पाया। हालांकि वर्षों बीत चुके हैं, परंतु आज भी जब कभी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पल जितना उस समय डरावना था, उतना ही आज भी डरावना है। मैं बहुत डर गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। हमें ऐसा ही लगता है जब कोई हमसे कुछ छीन लेता है। हमारे भीतर ऐसी ही भावनाएं पैदा होती है जब कोई ज़बरदस्ती घर में घुसकर हमारे सामान को चोरी करता है। हालांकि एक हफ्ते से भी कम समय में मैंने उन सभी चीज़ों को बाज़ार जाकर दोबारा खरीद लिया। परंतु यदि कोई आपका सपना ही चुरा ले जाए तो ऐसे में आप क्या करेंगी? तथा आप नहीं जानती कि ऐसा हो चुका है। कुछ लोगों के एक बड़े समूह ने हमारे मेहनती हाथों से हमारा सपना छीन लिया है, जिसके चलते हमारी आशाएं, सपने तथा हमारा भविष्य आदि सभी कुछ बर्बाद हो चुके हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वे लोग हमारी कीमत पर अमीर बन बैठे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, सपना बनाम कोरी कल्पना। हमारा सपना आज परी कथा बना हुआ है, इसलिए नहीं कि यह वास्तविक नहीं है, इसलिए नहीं कि यह बीते समय की बात है, इसलिए नहीं कि इसे पाना असंभव है, या फिर इसलिए नहीं कि हम इसे पाने के हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि इसे हासिल करने का जो मार्ग अथवा तरीका हमें बताया गया था वह पूर्णतः विफल साबित रहा है। इससे तो बेहतर है पढ़ाई लिखाई पूरी करके स्वयं के व्यापार के माध्यम से सपना पूरा करने के विकल्प को चुना जाए। परंतु यह बात हम में से अधिकतर लोगों के गले से नीचे नहीं उतरती। विपरीत इसके हम जाने अनजाने अपना बहुमूल्य समय कौड़ियों के दाम बेचकर दूसरे लोगों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं। जब मुझे इस बात का पता चला तो मेरे मन में ठीक वैसी ही भावनाओं ने जन्म लिया जो मेरे घर में चोरी के समय पैदा हुई थी। परंतु इस बार मैं लाचार अथवा डरा हुआ नहीं था, बल्कि मैं अपने सपने को हासिल करने के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि मैं उसे साकार करने का नया और तेज तरीका ढूंढ चुका था। हम इस बारे में और अधिक बातें करें, इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या है आपका सपना? क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करना हमारा एकमात्र सपना है? क्या आप जानते हैं कि यह फार्मूला मात्र कुछ ही लोगों के लिए काम करता है, परंतु कितने लोगों के लिए? क्या यह सच नहीं है कि डॉक्टरों, वकीलों तथा सरकार एवं कॉरपोरेट प्रमुखों के लिए आज भविष्य वह नहीं है जो सही मायनों में होना चाहिए था? कितने कॉलेज स्नातकों को मनपसंद क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल पाता है? कितने लोग पिछले 5 या 10 सालों से एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 100 में से शायद एक भी नहीं। क्या पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है? क्या हम सिर्फ जीविका चलाने के लिए काम करते हैं? क्या आपकी नौकरी में आपको आपकी योग्यता के बराबर या उससे अधिक वेतन दिया जाता है? नौकरी करते करते आप कब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र अथवा आत्मनिर्भर हो पाएंगे? आप अपना समय कब तक कौड़ियों के भाव बेचते रहेंगे? क्या आप जानते हैं, दिल के दौरे पहली बार अधिकतर सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ही पड़ते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग सप्ताहांत के बाद दोबारा काम पर जाने के बजाय मरना अधिक पसंद करते हैं। नौकरियों की सुरक्षा एवं वफादारी पर जब भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनरल मोटर्स अपने 30,000 से भी अधिक कर्मचारियों को निकाल बाहर चुकी थी। फोर्ड कंपनी ने उत्तरी अमेरिका में अपने 1 दर्जन से अधिक कारखानों पर ताला डाला था। स्पेन, फ्रांस तथा जर्मनी में बुरा हाल है। चीन तथा भारत के बाजार भी इसी राह पर है। स्वयं के व्यापार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अपने
इस बारे में कभी सोचा है? मैं ऐसा करके देख चुका हूँ। मैंने खुद के व्यापार में लाखों डॉलर्स कमाए, परंतु इसके लिए मुझे 12 लाख डॉलर लगाने भी पड़े। क्या आप जानते हैं, लगभग 90% लघु उद्योग अपना 1 वर्ष पूरा करने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। बाकी बचे हुए में 80% अगले 5 सालों में बंद हो जाते हैं तथा बाकी के 80% अगले 10 साल में पूरे नहीं कर पाते। अर्थात शुरू करते समय आपके सफल होने की संभावनाएं यहाँ 1% से भी कम होती है। अर्थात पारंपरिक व्यवसाय के माध्यम से अपने सपने साकार करने का मार्ग अभी सभी के लिए खुला नहीं है। ध्यान दें, ऊपर मैंने बात की है पारंपरिक व्यवसाय की। अगला पॉइंट है दोस्तों, नई सदी नया युग। हम नए युग में जी रहे हैं, जहाँ हर काम को नए और बेहतर ढंग से करने के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। जो विचार फलने फूलने और पनपने के लिए पहले 50 साल लिया करते थे, अब वही 5 से भी कम वर्षों का समय लेते हैं। उदाहरण के लिए, जहाँ रेडियो को 5 करोड़ श्रोताओं तक पहुँचने में पूरे 38 साल, वहीं एक काम टीवी ने मात्र 13 साल में कर दिखाया। दूसरी ओर इंटरनेट को 5 मिलियन लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 4 साल का ही समय लगा। आज सभी कुछ तेजी के साथ बदल रहा है। पुराने कीर्तिमान क्षणों में टूट रहे हैं। पुरानी तकनीक डायनासोर की भांति लुप्त होती जा रही है। वीसीआर इसका जीता जागता उदाहरण है। वर्ष 1980 में अथवा 90 से पहले यदि आप किसी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर निर्माता कंपनी के मालिक होते तो यकीनन आप उस समय के सबसे अधिक धनी व्यक्ति होते। परंतु आज बिजनेस से बाहर, क्योंकि आज डीवीडी के आ जाने से वीसीआर बाजार से बाहर हो चुके हैं। डीवीडी प्लेयर्स कम जगह घेरते हैं। वीसीआर के मुकाबले ये अधिक गुणवत्ता वाले एवं बेहतर विकल्पों से युक्त होते हैं तथा इस्तेमाल में बहुत ही आसान होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डीवीडी आज मनोरंजन के क्षेत्र में शिखर पर है, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में परिवर्तन इतनी तेजी के साथ जारी है कि चीन ने तो डीवीडी को भी अलविदा कहने की तैयारी कर ली है। चीन अभूतपूर्व क्षमता युक्त ईवीडी इनहांस्ड वर्सटाइल डिस्क पर जोर शोर से प्रयोग कर रहा है और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि भले ही हम खबर न हो, परंतु विश्व की किसी न किसी प्रयोगशाला में मौजूद तकनीकों को अलविदा कहने की तैयारी जरूर चल रही है। आप समझ पा रहे हैं ना? अगला पॉइंट है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, भविष्य तेजी के साथ घटित हो रहा है। यदि आप इसे देख पाने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित ही आप पिछड़ने वाले हैं। वक्त भी 8 या 10 कदम नहीं बल्कि मीलों पीछे। परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज है कि पिछड़ने पर इसके साथ कदम मिलना असंभव होगा। याद रखिए, यदि आप कभी भी अपने कैरियर में बुलंदी को छूने में नाकाम रहे अथवा आप अपनी नौकरी में अच्छा खासा वेतन नहीं ले रहे हैं तो वहाँ अब ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। यकीन कीजिए, यह सच है। अब बची है तो सिर्फ घिसी पीटी सस्ती सरकारी नौकरियां, जिनमें उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए व्यर्थ अपना समय गंवाना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अपने चारों ओर देखिए, यही सब तो हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी परिवर्तन से अछूते नहीं हैं। MySpace.com, Facebook.com अथवा YouTube.com इतनी अधिक लोकप्रियता के बावजूद भविष्य में टिके रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि YouTube के संस्थापक इसकी स्थापना के ठीक एक ही वर्ष बाद $1.65 बिलियन में इसे गूगल को बेच चुके हैं। एक मिनट, कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे
कंप्यूटर क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा है। योगी बेर्रा के शब्द में भविष्य परिवर्तनों की श्रृंखला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बदलते कार्यक्षेत्र। आपको क्या लगता है, बंद हुए बड़े उद्योग क्या कभी पुनः शुरू हो पाएंगे? त्रुटि रहित स्वयंचलित यंत्र तथा रोबोट्स जो 20-20 आदमियों का काम अकेले करने की क्षमता रखते हैं की जगह कौन लेगा? ज़रा अमेरिका के डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग अथवा क्लीवलैंड में उच्च वेतन वाली नौकरी ढूंढने का प्रयास करके देखिए। रोजगार के मामले में हम लोग इसे बंजर क्षेत्र कहकर पुकारते हैं। क्या आप जानते हैं, नौकरियां अब लगभग समाप्त सी होती जा रही है। आपको लग रहा है कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोर्ड मोटर कंपनी 75,000 नौकरियां समाप्त करने की तैयारी कर रही है तथा वे उत्तरी अमेरिका में स्थित अपने 1 दर्जन से भी अधिक कारखानों को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। और तो और वे अपने 3 प्रतिष्ठित ब्रांड्स जगुआर, लैंड रोवर तथा लिंकन को भी बंद करने जा रहे हैं। जनरल मोटर्स अमेरिका तथा कनाडा में स्थित अपने 14 संयंत्र बंद कर रहा है तथा 30,000 से भी अधिक कर्मचारियों को स्थायी रूप से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहा है। यह तो मात्र एक शुरुआत है। आइए अब प्रथम श्रेणी की नौकरी के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने इसका समाधान ढूंढ निकाला है। आउटसोर्सिंग के द्वारा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका अगले दशक में 60 लाख आकर्षक वेतन वाली नौकरियां भारत को आउटसोर्स करने जा रहा है, जिसमें कॉल सेंटर्स के अलावा संपूर्ण इन्फोटेक विभाग शामिल है, जो जल्दी ही भारत को सौंप दिए जाएंगे। इसी के साथ अकाउंटिंग, स्वास्थ्य एवं बैंकिंग सेवाएं, सॉफ्टवेयर तथा फिल्म निर्माण आदि भी लागत घटाकर मुनाफा कमाने के चक्कर में आउटसोर्स किए जा रहे हैं, ताकि शीर्ष पर कब्जा जमाए लोग हमेशा पैसा बनाते रहे। परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होंगे तथा गरीब और गरीब। अब समझ आया, कॉलेज डिग्री, कॉरपोरेट करियर, मध्यम एवं लघु उद्योग, छोटी तथा बड़ी नौकरियां क्यों हमें बेरोजगारी की ओर धकेल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें अपने सपने साकार करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मेरे पास इसका एक ही जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग। लोग इसे MLM अर्थात मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। उत्पाद एवं सेवाओं को वितरित करने का आज तक का सबसे प्रभावशाली तरीका, परंतु मैं इसे जीवन जीने तथा काम करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानता हूँ। व्यापार करने का वह तरीका जिसकी ओर आज हर व्यक्ति खींचा चला जा रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो आम आदमी के सपने साकार करने का सरल व सीधा उपाय। अगला पॉइंट है दोस्तों, सही सूचना आपका अधिकार। आने वाले समय में आप निम्न में से किसी एक श्रेणी में शामिल होंगे। या तो आप इसे कर रहे होंगे अथवा आप इसे औरों को करते हुए देख रहे होंगे, या फिर आप इसे छोड़कर पछता रहे होंगे। यह समझना बहुत ही आसान है। या तो आप उन हजारों लाखों लोगों में शामिल होंगे जो इसके माध्यम से असाधारण जीवन शैली जी रहे होंगे, या फिर आप उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो उस तरह की जीवन शैली जीने की कामना कर रही होंगी। परंतु मेरा दावा है कि 21वीं सदी के मध्य तक यदि आप इस व्यापार में शामिल नहीं होते हैं तो आप इसमें शामिल लोगों से या तो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे अथवा उनके लिए उत्पाद निर्माण कर रहे होंगे, या फिर किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ जरूर पहुंचा रहे होंगे। बात बहुत कड़वी है परंतु है सच्ची। अगला पॉइंट है दोस्तों, मेरी कहानी। जैसा कि मैंने बताया,
आप ही की तरह मेरा भी सपना चुराया लिया गया था। अपनी उन भावनाओं को मैं आज भी महसूस करता हूँ। खाली जेब, भयभीत, टूटा हुआ, बिल चुकाने में असमर्थ, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में विफल, ना कोई छुट्टी, ना ही मनोरंजन, अंधकारमय भविष्य, बस कुंठित, क्रोधी, लाचार एवं विवश। तब मेरा परिचय हुआ MLM से, किंतु अधिकतर लोगों की तरह शुरू में मैं भी इसे शक की नज़रों से देखा करता था। मुझे इसकी सारी बातें झूठी लग रही थी। मुझे लगा पिरामिड की तरह यह कोई नया घोटाला है, परंतु इसे एक बार आजमाने के लिए मुझे इसमें लगभग शून्य के बराबर निवेश करना था। और क्या पता यह सच ही हो, कौन जाने मेरे खोए हुए सपने पुनः हासिल करने का मात्र यही एक उपाय साबित हो। ऐसा सोचकर मैं इसमें शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा, इंसानी दिमाग एक पैराशूट की भांति होता है जो खुले बगैर काम नहीं करता। इसलिए मैंने अपनी शंका एवं आपत्तियों को बाजू में रखकर खुले दिमाग से उनकी सारी योजना को जानने समझने का प्रयास किया। सच कहूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने पूर्णतः अपने योग्य पाया। मैं नावों का व्यापारी था, विमा एजेंट बनाने को परीक्षा में मैं अनेक बार अनुत्तीर्ण हो चुका था, परंतु फिर भी मैं इसे कर सकता था। मैंने पाया यह एक अत्यंत सरल व्यवसाय है जिसे बहुत ही कम निवेश के साथ कोई भी व्यक्ति हंसते खेलते आनंद के साथ कर सकता है। और तो और कामयाबी पाने में लोग यहाँ मेरी मदद करने को तैयार थे। मुझे सैकड़ों हजारों लोग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सुनहरा मौका तो मिला ही, साथ ही साथ मैंने इसमें अपनी उम्मीद से काफ़ी अधिक पैसा भी बनाया। परंतु मैं क्या किया या फिर मैंने इस बारे में क्या सोचता हूँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? सारा फर्क तो इस बात से पड़ता है कि इसके बारे में आपकी निजी राय क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एकमात्र आपका मत महत्वपूर्ण है। क्या यह व्यवसाय आपके लिए है? क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं अथवा होंगे? मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यह आपके इसे सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप इसमें कामयाब होंगे क्या नहीं। मेरा मतलब है, अगर ऐसा हुआ तो अगर आप इस व्यवसाय की सच्चाई जानने को लेकर उत्सुक है तो अब बस आपको अपने कीमती समय में से कुछ घंटे इस पुस्तक का अध्ययन करने में व्यतीत करने होंगे। यह आपके समय एवं धन को बेहतर सदुपयोग होगा, यह मेरा वादा है। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी का भविष्य है। मैं इसे पर्सनल फ्रेंचाइज कहना अधिक पसंद करता हूँ। यही एकमात्र व्यवसाय है जो हम सभी को समय एवं धन की आज़ादी दिलाने की क्षमता रखता है। संक्षेप में कहूँ तो यही वह एकमात्र रास्ता है जो एक साधारण आदमी की असाधारण जीवन शैली तक पहुँचने में मदद कर सकता है। परंतु यह सिर्फ मेरी राय है। फादर्स एंड सन्स नामक रूसी उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव के शब्दों में, औरों की मैं कहता नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा, यहाँ आपका मत ही इस बात का फैसला करेगा कि आप इस व्यवसाय में कामयाब होंगे अथवा नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो इस विषय पर मेरी जानकारी आपके लिए महत्व नहीं रखती, बल्कि आपकी स्वयं की जानकारी का यह विशेष महत्व है जिसके आधार पर आप यह जान पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम के इस अनोखे पिटारे में आपके लिए क्या क्या छिपा है। परंतु मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात आपके लिए यह जानना यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपके लिए पैसे कमाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बहानेबाजी नहीं चलेगी। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग इसमें शामिल होने से बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं।
जैसे कि समय किसके पास है, अथवा यह मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, या अब मैं कोई चीज़ आजमाना नहीं चाहता आदि आदि। इस प्रकार की फालतू की बातें मुझे उस युवक की याद दिलाती है जो अपने बगीचे की घास तो काटना चाहता है, परंतु उसकी घास काटने की मशीन टूटी पड़ी है। अंततः वह अपने पड़ोसी के पास गया और बोला कि क्या वह उसकी घास काटने की मशीन इस्तेमाल कर सकता है। क्षमा करें, पड़ोसी बोला, मैं आपको अपनी मशीन नहीं दे सकता क्योंकि मेरी पत्नी खाना पका रही है। पड़ोसी के उत्तर से हैरान युवा ने पूछा, आपकी पत्नी के खाना पकाने तथा घास काटने की मशीन का आपस में क्या संबंध है? पड़ोसी ने उसे घूर कर देखा और कहा, कोई ज़बरदस्ती है क्या? ना देने के लिए मैं कोई भी बहाना बनाऊं, तुम्हें क्या? लास्ट पॉइंट है दोस्तों, और क्या चाहिए? क्या आप उन लोगों में से हैं जो MLM से बचने के बहाने ढूंढते फिरते हैं? यदि आपके पास आजीवन समाप्त होने जितना धन तथा उसका उपभोग करने के लिए समय एवं स्वतंत्रता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस व्यवसाय में शामिल होने की आवश्यकता है। परंतु यदि आप मेरी तरह यह सच सोच रहे हैं कि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है तथा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसमें शामिल होने के लिए आज से बेहतर समय आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। और यदि आप इस व्यापार में शामिल होने का निर्णय ले चुके हैं, तो भविष्य आपके इस निर्णय की बुद्धिमत्ता की गवाही देगा। आप आज ही से बल्कि अभी से अपने जीवन का संपूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। यही वह फल हो सकता है जब आप सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा आनंद का मार्ग अपने लिए सुनिश्चित करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बर्क हेजेस। तो दोस्तों, इस तरह परिचय इस किताब का हो गया है और अध्याय 1 हम अगले वीडियो में चालू करेंगे।